अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। मशरूम का उत्पादन कर किसान कमा सकते हैं अच्छी आय। पॉली हाउस में कार्नेशन फूल की खेती एक अच्छी आय का जरिया। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित कृषि आधारित मौसम पूर्वानुमान। प्रदेश के कुछ किसान भाई मशरूम का उत्पादन करके अच्छा लाभ हासिल कर रहे हैं, लेकिन बहुत से किसान भाइयों को इसके उत्पादन की तकनीकी जानकारी नहीं होने की वजह से वो इस व्यवसाय से अच्छा मुनाफा नहीं ले पा रहे हैं। तो जो किसान भाई पूरे वर्ष मशरूम का उत्पादन कर लाभ लेना चाहते हैं, इसके लिए वो किस तरह से करें मशरूम उत्पादन, इस बारे में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र लखनऊ के डॉक्टर दीपक राय से। मशरूम एक लाभकारी व्यवसाय है, विशेष करके हमारे नवयुवक कृषकों के लिए। तो मेरी आग्रह यह है कि इसको अपनाएं और खेती के रूप में करें, जिससे अधिक से अधिक आय का अर्जन करें। इसमें बटन मशरूम की खेती काफ़ी लाभप्रद है। इसके लिए किसान बंधु 500 रुपये अगर मान लें हम प्रति कुंटल के हिसाब से खर्च करते हैं, तो उससे कम से कम शुद्ध लाभ के रूप में 1500 पर कुंटल के हिसाब से प्राप्त करते हैं। तो इसको किसान भाई अपनाएं और इससे अपने रोजगार को, अपने व्यवसाय को आगे ले जाएं और इसी के साथ साथ अपने परिवार को समृद्ध बनाएं। और इसी के साथ साथ मशरूम की खेती को हम पूरे साल भर ले सकते हैं, जिसके लिए अक्टूबर से शुरू करके बटन मशरूम की खेती को हम फरवरी तक ले जाएंगे। इसके बाद हम ढिंगरी की खेती कर सकते हैं किसान बंधु। ढिंगरी की खेती हम 2-3 महीने करने के बाद फिर मिल्की मशरूम एक होता है, उसकी भी खेती करके हम लाभ ले सकते हैं। और इसके लिए पूरे साल भर का कार्यक्रम बना करके हम इससे आय का अर्जन कर सकते हैं। ढिंगरी मशरूम के लिए हमें कुछ नहीं करना है। सामान्य रूप से हमको भूसे को लेना है, गेहूं के भूसे को, और इसको 2 दिनों के लिए भिगा देना है। भिगाने के पश्चात छान करके हम जो ढिंगरी मशरूम का जो स्पान होता है, बीज होता है, उसको मिला करके किसी पॉलीथीन बैग में भर देते हैं, लगभग 10 किलो की पॉलीथीन बैग में, और बांध देते हैं और इसको छोड़ देते हैं। कम से कम 15-20 दिनों बाद हम देखते हैं कि पूरी परत सफ़ेद हो गई है, तो उस पॉलीथीन को काट करके निकाल देते हैं और इसको एक स्थान पर रख के तराई करते रहते हैं। और उसके 10 से 15 दिनों बाद हम देखेंगे उसमें छत्ते के आकार के, पंजे के आकार के आपको मशरूम नजर आएंगे, जिसको हम ढिंगरी मशरूम कहते हैं। इसमें भी प्रोटीन बहुत अच्छा पाया जाता है और इसकी भी मार्केट में बड़ी वैल्यू है। इसका हम पाउडर भी बना करके प्रयोग कर सकते हैं और इसको बाजारीकरण कर सकते हैं। ढिंगरी मशरूम, जिसे ऑयस्टर मशरूम भी कहते हैं, इसे उगाने का अभी भी सही समय चल रहा है। इसे उगाने के बाद आप दूधिया मशरूम भी उगा सकते हैं और दूधिया मशरूम उत्पादन के लिए उचित समय अप्रैल से अगस्त तक रहता है और इसकी 2 से 3 फसलें आप आसानी से ले सकते हैं। दूधिया मशरूम उगाने की तकनीक क्या है, आइए जानते हैं। इसके बाद जब तापमान हमारा जब बढ़ जाता है, गर्मी के समय में भी हम मशरूम की खेती कर सकते हैं, जो बटन और ढिंगरी के बीच का होता है, और ये लगभग 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी उत्पादन देता है। इसके लिए भी हमें भूसे को लेना है, भूसे को भिगा करके चोकर के साथ मिला करके और उसको बिजाई करके हम
बैगिंग कर देते हैं। बैगिंग करने के पश्चात 15 से 20 दिनों बाद हम देखते हैं कि उस पर फंगस बढ़ गई। बढ़ने के पश्चात हम पॉलिथीन को मोड़ देते हैं और उसके ऊपर जैसा शुरू में बताया गया आपको केसिंग की गोबर बालू और मिट्टी के मिश्रण को निर्जीवीकरण करने के पश्चात रख देते हैं, तराई करते रहते हैं। तो बटन के कह सकते हैं या छाते के आकार की आकृति निकलना शुरू हो जाती है, जिसको हम मिल्की मशरूम कहते हैं। और ये अधिक तापमान पर भी आसानी से अच्छा उत्पादन देती है और इसका उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता है। और किसान भाइयों, इसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। 4.75% प्रोटीन इस मिल्की मशरूम में पाया जाता है। अतः आप सभी से यही निवेदन है कि आप इसको अपनाएं और अपने को समृद्ध खुशहाल बनाएं। यदि मशरूम उत्पादन में आय व्यय पर एक नजर डालें तो वो इस प्रकार है। यदि कम लागत से तैयार झोपड़ी में बटन मशरूम का उत्पादन आप करते हैं तो 100 किलोग्राम कंपोस्ट से 16 से 18 किलोग्राम मशरूम मिलता है, जो कि 120 किलोग्राम प्रति किलो की दर से बिकता है। अतः 18 किलोग्राम मशरूम से कुल आय 2160 रुपए होती है और यह आय प्राप्त करने में कुल लागत लगभग 600 रुपए आती है। इस प्रकार 100 किलोग्राम तैयार कंपोस्ट से 1560 रुपए शुद्ध आय के रूप में मिलते हैं। इसी प्रकार ढिंगरी मशरूम में 10 किलोग्राम भूसे से 10 किलोग्राम मशरूम का उत्पादन होता है, जो कि 80 रुपए किलो बिकती है, जिससे कुल 800 रुपए प्राप्त होता है और खर्च 120 रुपए का आता है। इस प्रकार शुद्ध लाभ 680 रुपए मिलता है। और दूधिया मशरूम की बात करें तो 10 किलोग्राम भूसे से 3 किलोग्राम मशरूम मिलता है, जो 80 रुपए प्रति किलोग्राम के बाजार भाव से बिकता है। इस प्रकार कुल आय 240 रुपए आती है। इसके उत्पादन में लगभग 100 रुपए का खर्च आता है। अतः 10 किलोग्राम तैयार भूसे से 140 रुपए शुद्ध लाभ के रूप में मिलता है। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। पॉली हाउस में कार्नेशन फूल की खेती करके प्रदेश के कुछ किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन इसकी खेती से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ वैज्ञानिक बिंदुओं को ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो पॉली हाउस में कार्नेशन फूल की खेती करते समय कौन कौन से कार्यों को करना आवश्यक होता है, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं पुष्प वैज्ञानिक डॉक्टर सीताराम धीमान। कार्नेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुष्पीय फसल है। इसकी खेती जहां वातावरण अपेक्षाकृत ठंडा रहता है की जाती है। और पॉली हाउस में खेती करने के लिए भी हमें बेड प्रेपरेशन से लेके बेड्स में किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए, इसके बारे में यदि बात करें तो सफल उत्पादन के लिए मिट्टी का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए मिट्टी पोषण युक्त उर्वर मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच हो, वह सर्वोत्तम होती है। बेड के लिए यदि चिकनी मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 15%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 4 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। यदि दोमट मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 10%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 2.5 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। अब बात आती है पौधरोपण हेतु बेड की तैयारी। तो बेड की तैयारी के पूर्व मिट्टी को रोग एवं कीट रहित करने के लिए 100 वर्ग मीटर के लिए 7 से 10 लीटर फॉर्मेल्डिहाइड दवा को 100 लीटर पानी की दर से मिलाकर पावर स्प्रे से छिड़काव कर उसे पॉलीथीन शीट से ढककर चारों ओर से दबा दें, जिससे मिट्टी में पड़ी दवाइयों से बनने वाली गैस बाहर न जाए। 3 से 4 दिन बाद पॉलीथीन शीट हटाकर मिट्टी में पानी भर दे।
तथा 3 से 4 दिन तक लगातार फावड़े की सहायता से पलटते रहना चाहिए। सुगमता पूर्वक सभी कृषि कार्य संचालन होने के लिए रेज बेड पर की जाती है और बेड की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर तथा बेड की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर एवं दोनों बेडों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जहां तक खाद उर्वरकों की उपयोग की बात है तो बेड तैयार होने के बाद बेसल उर्वरक रूप में सिंगल सुपर फास्फेट 2.5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, आधा किलोग्राम बायोजाइम ग्रेन्यूल्स, 200 ग्राम ह्यूमिगार्ड ग्रेन्यूल्स 200 ग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से बेड के ऊपर की सतह में मिला देना चाहिए। तो लगभग किसानों को 10 रुपए 12 रुपए का एक पौधा जो है वो पड़ता है और 1 स्क्वायर मीटर में इसके लगभग 25 पौधे 15-15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे या 20-20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 25 से 35 पौधे के बीच में हम एडजस्ट करते हैं। इसके पौधे जो हैं या तो हम बाहर से नर्सरी से जो कमर्शियल सप्लायर्स हैं, कंपनीज हैं, उनसे मंगवाने पड़ते हैं या फिर किसान अपने आप भी इसको तैयार कर लेते हैं। लगाने के इमीडिएटली बाद जैसे हमने पौधा लगाया, स्टेकिंग का कार्यक्रम भी चालू हो जाता है। 4 इसमें स्टेकिंग नेट 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हम इसको लगाते हैं। जो आप देख रहे हैं पॉली हाउस में 2 जो है वो लोहे के पोल या लकड़ी के पोल और तार से GI वायर से बंधे हुए ताकि उसमें जो है वो ढीला नेट बिल्कुल ना रहे, खिंचाव रहे। यदि इसकी फर्टिगेशन की हम बात करें तो अभी हम बात कर रहे थे कि 40 से 45 दिन के बाद हम इसकी फर्टिगेशन शुरू कर देते हैं। हफ्ते में 2 बार फर्टिगेशन करना बहुत ही जरूरी है। इसमें हम फर्टिगेशन 5 बार जो है वो दिन में लेवल को डिवाइड करके 5 बार हमने डिवाइड किया हुआ है साइकिल इसका। बीच में कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जैसे पौधा हमने लगाने के लगभग 15 या 20 दिन के बाद इसमें जो है वो ग्रोथ शुरू हो जाती है, वनस्पतिक वृद्धि, वेजिटेटिव ग्रोथ। फिर हम उसको पिंचिंग करने पड़ती है पौधे की। जब हम पिंचिंग करेंगे तो उसके बाद जो है साइड शूट्स निकलेंगी, शाखाएं निकलेंगी। तो एक पौधे पे हम जो है वो 4 से 6 शाखाएं रखते हैं और 4 से 6 शाखाएं रखने का मतलब है कि एक पौधे से हमें 4 या 6 फूल वाली डंडियां मिलेंगी, कट फ्लावर्स मिलेंगे। और उसमें जो 4 या 6 हमने एक पौधे पे शूट्स मेंटेन की हैं, उसकी फिर डिश शूटिंग, हर एक शूट के को जो है वो डिश शूट करना पड़ता है जो लीफ के एक्सिल से निकलती है, जो अनवांटेड शूट्स होती हैं, ताकि हमें 4 या 6 जितने भी शूट्स हमने रखे हैं उसमें बढ़िया किस्म के मजबूत डंडी, सुडौल डंडी जो है वो हमें प्राप्त होती है। तो इस तरह से लगभग एक पौधे से हमें उसके लाइफ साइकिल में 15 से 20 फूल जो हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है इसका रेट मार्केट में मैं आपको बताऊं ये भी वेरी करता रहता है। साल में सर्दियों के मौसम में इसकी अत्यधिक डिमांड होती है, जब इसका जो पर बंच रेट जो है 250, 280, 290 इतने रुपए तक भी चला जाता है। वहीं गर्मियों में यदि हम बात करें तो मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीने में इसके रेट जो है वो कम हो जाते हैं। तो कई बार किसान भाइयों को इसके फूल जो 50 रुपए 60 रुपए का बंच, जो 20 फूलों का एक बंच बनता है, वो भी बेचना पड़ता है। ऑन एन एवरेज जो है वो 100 रुपए का इसका बंच जो है वो मार्केट में चला जाता है। यदि किसान इसकी खेती से जुड़े तो मैं उनको बताना चाहूंगा। और इसकी हार्वेस्टिंग की जो अवस्था है, अब मान लीजिए आपने फूल पौधा लगा दिया, उसकी पिंचिंग कर दी, डिश शूटिंग करते गए, कली निकल आएगी और कली जो है वो खिलने लगेगी। पूरा खिला हुआ फूल इसका मार्केट में हम नहीं ले जाते हैं। जो इसका आधा खिला हुआ फूल, उसको हम स्टेज को डिफाइन करते हैं पेंट ब्रश स्टेज। तो पेंट ब्रश स्टेज में हम इसको काटते हैं और काटने के बाद इमीडिएटली इसको हम जो है वो पानी की बकेट हमारे साथ रहती है, उसमें हम डालते जाते हैं। फिर इसको ग्रेडिंग पैकिंग हॉल में ले जाते हैं, वहाँ इसकी बंचिंग की जाती है वैरायटी वाइज, कलर वाइज। और उस बंच को फिर हम जो है वो क्लोरीनेटेड वाटर में कुछ 6-8 घंटे के लिए रखते हैं, ताकि उसमें जो है वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो है वो बैक्टीरिया, फंगस इस तरह की ग्रोथ ना आए। फिर उन बंचीज को हम जो है वो कूल चैम्बर में स्टोर कर देते हैं लगभग 8-10 घंटा के लिए, फील्ड हीट रिमूव करने के लिए, जिसको हम प्री कूलिंग टेक्निकली बोलते हैं। फिर ये जो बंच हैं, ये एक इसकी गत्ते की पेटी रहती है कार्नेशन के लिए, पैकिंग के लिए। उसमें एक पेटी में लगभग 40 से 50 बंच जो हैं वो उस पेटी में आ जाते हैं। उस पेटी को टाइटली सील किया जाता है और मार्केट में हम इसको भेज सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर HS कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में समय से बोई गेहूं की अधिकतर प्रजातियां इस समय बालियों में पुष्प बनने, दानों में दूध बनने तथा दाना भरने की अवस्था में हैं। इस सप्ताह संभावित शुष्क मौसम एवं कम गति की हवा बहने के मद्देनजर सलाह दी जाती है कि किसान भाई गेहूं की सभी अवस्थाओं की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। ऐसे मौसम में गेहूं की फसल में झुलसा रोग लगने की संभावना है, अतः लक्षण दिखाई देते ही 25 ईसी प्रोपिकोनाजोल अर्थात टिल्ट या टेबुकोनाजोल ट्राइओकॉल में से किसी एक कवकनाशी की 200 मिलीलीटर मात्रा का 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से दोपहर के समय छिड़काव करें। अच्छी गुणवत्ता का अनाज प्राप्त करने हेतु बालियां निकलने की अवस्था की फसल में रोगिंग करें, विशेषतया उस फसल में जिसमें बीज हेतु गेहूं की बुआई कर रखी हो। अतः इस हेतु सभी प्रकार के खरपतवारों तथा दूसरी प्रजाति के पौधों को जड़ सहित उखाड़कर खेत से अलग कर दें। गेहूं की देर से बोई एवं बालियां निकलने की पूर्व अवस्था की फसल में 30 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ की दर से बुरकाव करें, जिससे गेहूं की फसल में बालियां शीघ्र ही निकल आएं। गन्ने की नौलख फसल की कटाई जारी रखें तथा मिलों पर पहुंचाते रहें। इस सप्ताह संभावित अनुकूल तापमान के मद्देनजर तैयार खेतों में उचित मृदा नमी की दशा में किसान भाई गन्ने की बुआई जारी रखें। बुआई हेतु गन्ने की उन्नतशील किस्मों जैसे को पंत 84-211, को 238, को 241, कोसा 96-258, कोसा 84-36, कोसा 32-20 आदि और मध्यम व देर वाली किस्मों जैसे कोपंत 90-223, कोपंत 97-222, कोपंत 96-219, कोसा 94-257, कोसा 767 या कोसा 1148 आदि में से ही किसी किस्म के प्रमाणित बीज का चयन कर इस सप्ताह बुआई करें। बुआई के समय उर्वरक मृदा परीक्षण के आधार पर ही दें, अन्यथा 75 किलोग्राम यूरिया, 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ की दर से नालियों में पहले डालें, फिर गन्ने के टुकड़ों को समान गहराई पर बिछाते चले जाएं। चने की वानस्पतिक वृद्धि हेतु इस सप्ताह अनुकूल तापमान रहने की संभावना है। साथ ही समय से बोई फसल इस समय फूल एवं फलियां बनने की अवस्था में है, अतः किसान भाई पत्तियों एवं टहनियों की खुदाई का कार्य अब कदापि न करें। साथ ही इस सप्ताह हल्के से मध्यम बादल छाए रहने एवं तापमानों में संभावित वृद्धि के कारण चने की फूल एवं फलियां बनने की अवस्था की फसल में चना फली वेधक कीट का प्रकोप हो सकता है, अतः सलाह दी जाती है कि इन कीटों का 5% से अधिक प्रकोप दिखाई देते ही फसल सुरक्षा हेतु इस अवस्था की फसल में टोफेनोफास की 600 मिलीलीटर मात्रा का 200 से 250 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से पहला छिड़काव तुरंत करें तथा इसके 12 से 15 दिन बाद डोसिस नामक कीटनाशी की 200 मिलीलीटर मात्रा का 200 से 250 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से दूसरा छिड़काव करें। जो किसान भाई इन कीटों की रोकथाम हेतु जैविक विधि अपनाना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे 10 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ फसल क्षेत्रफल की दर से लगाएं। इस विधि में नर कीट फेरोमोन ट्रैप में आकर फंस जाते हैं, जिससे कि मादा से कम अंडे उत्पादित होने से कीटों की संख्या में भारी कमी आती है। मूंग की बुआई हेतु इस सप्ताह अनुकूल तापमान रहने की संभावना है, अतः इच्छुक किसान भाई मूंग की बुआई इस सप्ताह करें। गत सप्ताह आम एवं लीची के कुछ पेड़ों पर बौर आना प्रारंभ हो गया है तथा इस सप्ताह तापमानों में संभावित वृद्धि के कारण अन्य पेड़ों पर भी बौर निकलना एवं खिलना प्रारंभ हो जाएगा। अतः सलाह दी जाती है कि किसान भाई आम एवं लीची के पेड़ों पर बौर की अवस्था पर किसी प्रकार के कीटनाशी का छिड़काव पेड़ों पर न करें। भिंडी की बुआई हेतु इस अवस्था से अनुकूल तापमान रहने की संभावना है, अतः सलाह दी जाती है कि किसान भाई
खेत की पलेवा कर उचित मृदा नमी बनाए रखें तथा भिंडी की अधिक पैदावार देने वाली उन्नत किस्मों जैसे पूसा सावनी, पंजाब पद्मिनी, सिलेक्शन 1, हिसार उन्नत, वैशाली, मधु, परभनी क्रांति आदि में से ही किसी किस्म के प्रमाणित बीज का चयन कर इस सप्ताह से बुआई करें। हरे चारे की उपलब्धता बनाए रखने हेतु किसान भाई ग्रीष्मकालीन बहुकटान ज्वार, लोबिया या मक्का की इस सप्ताह से बुआई प्रारंभ कर दें। बुआई हेतु बहुकटान ज्वार की उन्नतशील किस्मों जैसे CSH 20, MF या CSH 24, MF, लोबिया की UPC 5286 या UPC 5287, मक्का की विक्रम, जवाहर या अफ्रीकन टाल में से किसी किस्म का चयन करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है फूलपुर वाराणसी के महेश ठाकुर ने। आपने दुधारू पशुओं में जेर न गिरने की समस्या के समाधान पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आज मैं आपको जानवरों में जेर रुकने की समस्या के बारे में बताऊंगा। किसान भाइयों, जब कोई पशुपालक पशु पालता है और गाभिन होने के बाद बच्चा देता है पशु, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जेर नहीं गिरती है। तो यदि कोई पशु बच्चा देता है और उसके 12 घंटे तक उसकी जेर नहीं निकलती है, तो ऐसे केसेस को हम जेर रुकने की समस्या में डाल देते हैं। यानी इसके बाद हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है, इसके बाद हमें पशु चिकित्सक से सलाह लेने की ज़रूरत है। बस 12 घंटे ही आप इंतज़ार करें। किसान भाइयों, ये सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जेर रुकने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो किसान भाइयों, जेर रुकने के बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ अनुवांशिकी कारण होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है संक्रमण भी हो जाता है उसमें, कभी कभी ऐसा होता है कि कैल्शियम की कमी हो जाती है किसी जानवर में, तो इस कारण जेर रुक जाती है। किसी भी कारण से जेर रुके, लेकिन उसका इलाज उचित समय पर कराना अत्यंत आवश्यक है किसान भाइयों, क्योंकि जब जानवर बच्चा देता है तो उसकी बच्चेदानी का मुंह जो है वो फैल जाता है, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इसके बाद अगर जेर नहीं निकलती है तो कहीं ना कहीं बाहर से जो विषाणु हैं, जीवाणु हैं या जो गंदगी या रोगों के कारक हैं, ये उसके बच्चेदानी में प्रवेश कर जाते हैं और इस संक्रमण का कारण बनते हैं। और दूसरी बात किसान भाइयों, कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं कि जो झोला छाप हैं या फिर कोई ग्वाले हैं, उनको बुलाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो जो है खींच के इसको निकाल दें। तो ऐसा कतई ना करें, क्योंकि जो बच्चेदानी है इसमें जो जेर है, जेर से ही जानवर जो आपका बच्चा है जो पैदा हुआ है, इसको खून की, न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्वों की सप्लाई होती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा खून की मात्रा होती है और अगर बहुत तेज़ी से आप खींचते हैं तो कभी कभी बच्चेदानी फट जाती है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, खून बह सकता है, रक्तस्राव से जानवर की मृत्यु हो सकती है। तो इसके लिए आप किसी योग्य पशु चिकित्सक को बुलाएं और उससे ही अपने जेर को निकलवाएं। तो किसान भाइयों, जैसा कि जब आपका पशु पैदा हुआ और जेर नहीं निकल रही है, 5-6 घंटे बीत गए हैं, तो कहीं ना कहीं बेचैनी आपके अंदर होने लगती है। तो ऐसी दशा में किसान भाइयों, आप जो हरेरा बनाते हैं ना, इसी को खिला सकते हैं। दूसरी बात किसान भाइयों, एक बड़ी भ्रांति है कि दूध जब तक नहीं निकालेंगे जब तक जो है जेर ना गिर जाएगी। तो ये किसान भाइयों सबसे बड़ी भ्रांति है, क्योंकि जब आप दूध निकालेंगे तभी जेर गिरेगी। क्योंकि दूध जब निकालते हैं तो एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन निकलता है जानवर के शरीर से, मस्तिष्क से, और ये ही बच्चेदानी में भी संकुचन पैदा करता है, जिसकी वजह से जो जेर निकलने की प्रक्रिया है वह तेज हो जाती है। तो किसान भाइयों, एक तो ये भ्रांति अपनी मिटा दें, दूध जरूर निकालें। हाँ, पूरा मत निकालें, थोड़ा थोड़ा करके निकालें, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा दूध जानवरों में अगर पूरा दूध एक साथ आप निकाल लेते हैं तो मिल्क फीवर नाम की समस्या हो जाती है। दूसरा किसान भाइयों, इसके लिए यूट्रोटोन आता है, प्लोटोन आता है सिरप, और भी कई सिरप आते हैं। किसी भी अच्छी कंपनी का सिरप लेके पिला सकते हैं। यूट्रोटोन बहुत ज़्यादा सामान्यतः मिल जाता है, तो उसको पहले 200 ml पिला दें और उसके बाद एक दिन छोड़ के 150 ml, फिर 150 ml पिला दें। तो इसको पूरा इस तरह से आप 450 ml की पिपिया ख़त्म कर दें। इससे जेर भी निकल जाती है, दूसरी बात बच्चेदानी की सफाई भी हो जाती है, बच्चेदानी में संक्रमण हो जाता है। यूट्रोटोन में कुछ नहीं है किसान भाइयों, जो बातें हैं यही सब है। कुछ किसान भाइयों ने ऐसा भी देखा है कि बांस की पत्तियां खिलाने से ये प्रक्रिया तेज हो जाती है, तो बांस की पत्तियां भी खिलाई जा सकती हैं थोड़ी मात्रा में।
राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मेंथा की स्वस्थ पौध तैयार करने हेतु नर्सरी तैयारी पर जानकारी। बकरियों में आने वाली बीमारियों के कारण, लक्षण और उसका निदान। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।